बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। मायूसी आतिश को राख बना देती है, इंसान के बुलंद हौसलों को पस्त बना देती है। तुग़यानियाँ जो अपने उबार के साथ उभरती हैं उनको ज़ेर कर देती है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत की बात करते हैं, तो आज अगर हम नौजवानों से बात करते हैं, अगर आज हम बुज़ुर्गों से बात करते हैं, तो तमाम की तमाम जो स्टांस हमारे सामने आता है वो यही आता है कि आवाम बौखलाहट का शिकार हैं। जो नौजवानों का जो स्टांस है वो सियासत से दूर रहना चाह रहे हैं। जब अवाम की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, वो सियासत को सियासत नहीं समझते, बल्कि वो ये समझते हैं कि जो सियासत तो बाज़ात खुद बहुत अच्छी है, लेकिन जो सियासतदान हैं उनका नकम्मा समझते हैं, उनको एक चोर समझते हैं, उनको नाअहल समझते हैं। पिछले 76 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन जब हम देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की सियासत किस समत में जा रही है, हमसे बाद में आज़ाद होने वाले ऐसे बेशुमार ममालिक हैं जो तरक्की की राह में आज चलते हैं और आज वो दुनिया में लीड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की वजह से, पाकिस्तान की सियासत की नाकामी की वजह से ना आवाम इसके साथ हैं और ना ही आवाम के साथ अच्छा सलूक रखा जा रहा है। आखिर वजह क्या है? जब हम देखते हैं कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान आवाम और सियासतदान दोनों बेनकाब हुए हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि आवाम गिरोहबंदियों का शिकार हैं और सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे हैं। आइन एक बीच में आ जाता है तो सियासतदान जो भी आता है अपनी मर्जी के मुताबिक आइन में तरमीम करता है और उसके वो मानी पहनाता है जो उसको अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन बिलाखिर अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो आवाम का नुकसान होता है, वो मुल्क का नुकसान होता है। इसके साथ जब हम देखते हैं कि आज मुख्तलिफ किस्म के जाविये से जब हम लोग बात करते हैं कि आज जो हमारे सियासतदान हैं वो आवाम के निर्गे में हैं, जो आवाम की अदालत में पहुंचे हुए हैं। अगर आज फरवरी को अगर इलेक्शन होने हैं, इसका मतलब यह है कि आज सियासतदानों का रुख आवाम की तरफ, आवाम की अदालत लगी हुई है, वो सियासतदान आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी वही जो इससे पहले होता रहा है, पिछले 76 ईयर में होता रहा है, लोग आवाम के पास जाते हैं, उनसे वादे वईद लेते हैं, उनसे उनको सब्ज बागात दिखाते हैं, लेकिन जब वो जीत के ऐवानों में चले जाते हैं तो वो ऐसे नो आवाम को भूल जाते हैं, क्योंकि जितना उन्होंने स्ट्रेंथ किया होता है, जितना उन्होंने कोशिशें की होती हैं, वो उसके पैसे पुश डाल देते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने आवाम के साथ सिर्फ एक वादे किए हैं, उन्होंने आवाम के साथ जो वादे किए हैं उनको निभाना नहीं होता। और आजकल अगर हम नौजवानों की बात करते हैं, जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, उनका एक स्टांस ये भी है कि मुल्क की पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसी सियासी जमात नहीं है कि जिसके ऊपर बिलीव किया जाए, जिसके ऊपर एतमाद करके उसे एतमाद का वोट दिया जाए। लेकिन जब वो जो लोग अगर वोट कॉस्ट करते भी हैं, वो नजरिए के ऊपर वोट नहीं देते, वो शख्सियत के वोट देते हैं और वो किसी धौंस में आके, किसी निर्गे में आके, किसी अपनी फेवरेटिज्म में आके वो लोग उनको वोट कर रहे होते हैं। हालांकि वोट एक कौम की अमानत होता है। रब करीम आपसे ये भी पूछेगा कि अगर आज आपके पास अगर ये अमानत है तो उसका अपने आपका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर कल के कोई आपके इस वोट की वजह से नुकसान होता है तो फिर उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। सिर्फ आवाम को ये सोचना चाहिए, ये शऊर होना चाहिए। इसके लिए जो भी कसूरवार होगा, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो आवाम हो, उन दोनों का ये कसूर होता है कि वो जिस मुंतखब नुमाइंदे को मुंतखब करके असेंबली में भेजते हैं, क्या वो उनका हकीकी नुमाइंदा है या भी नहीं है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पाकिस्तान को 76 ईयर हुए आज़ाद हुए, लेकिन क्या पाकिस्तान में आज़ादी की नामी कोई चीज़ है? आज जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत क्या है? अगर पढ़े लिखे लोगों से पूछें कि जमहूरियत की तारीफ क्या, तो वो कहेंगे कि इलेक्शन के कराना। तो ये एक चीज़ हमारे सामने आती है कि अगर इलेक्शन का इनेकाद अगर यहाँ पे जमहूरियत है, तो जनूबी अफ्रीका में 1910 से लेके 1994 तक इलेक्शन कराए गए, लेकिन वो आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन बिल आखिर 1994 के बाद जाके जनूबी अफ्रीका को सही मानों में जमहूरियत का ये समर मिला, ये फल मिला। तो जो आज देख रहे प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ पाकिस्तान, मुझे कहते हैं मोहम्मद जिहाद बशीर, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए सियासतदान और आवाम की अदालत आज हमारा मौजू है। और जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारीफ कराता चलूँ। किसी तारीफ के मुजाद नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म शख्सियत के मालिक हैं, जानदार उनकी गुफ्तगू होती है, बेहतरीन तरीके से वो लीड करते हैं, ज़बरदस्त किस्म का मौक़िफ़ लेके वो आवाम की अदालत में आते हैं और आवाम का मुगरिदा बनाते हैं। मेरी मुराद जनाब अमानत अली ज़ेब साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फलाह पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो जनाब। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब उस्तादुल असातिज़ा जनाब प्रोफेसर सैयद राशिद हुसैन शाह साहब गर्देजी, उम्मीदवार हैं बराए कौमी असम्बली हल्का NA 57 पाकिस्तान फलाह पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिजाज गिरामी, आप वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेटर और बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर और ज़बरदस्त किस्म के अपने आर्गूमेंट्स रखते हैं मेरी मुराद मेजर मोहम्मद अनोश साहब, CEO ADC ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज गिरामी, थैंक यू। अमर अली ज़ेब साहब, खुशआमदीद कहते हैं और आपसे शुरुआत करते हैं कि इलेक्शन का दौर रहा है और आज भी देखते हैं कि जो आवाम उस नुमाइंदे की तलाश में है कि जो हकीकी मानी में उनको आज़ादी दे सकें। पिछले 76 ईयर गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 76 ईयर में आवाम की मसाइल को उजागर करने के लिए तो लोग आए हैं,
लेकिन उनको हल करने के लिए ये लोग नहीं हैं। जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं माशाल्लाह, आप उसके चेयरमैन भी हैं, तो क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान फलाह पार्टी है, इसका स्लोगन जो लेके आई है, क्या ये आवाम दोस्त स्लोगन है? और अगर आवाम दोस्त स्लोगन है तो आवाम को कैसे बताया जाए कि वो आपके साथ चले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने दिल की बात कहने की अपने मीडिया पे जो है वो दावत दी। बात यह है कि जो आपने बात की कि 76 साल से पाकिस्तानी कौम महवे सफ़र है। जी जी। स्लोगन सबके खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब से पाकिस्तान की सियासत में नज़रियाती सियासत को दफन किया गया है और मफादाती सियासत को जो है वो पसंद किया गया है, या मफादाती सियासत को जो है वो फ़रोग दिया गया है, तब से अब तक पाकिस्तान जो है वो सफ़र कर रहा है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान फलाह पार्टी का बिल्कुल सिंपल सा और सादा सा स्लोगन है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पोशीदा है। और इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान फलाह पार्टी का मकसद पाकिस्तान को सही, इस्लामी और फलाही रियासत बनाना है, बेशक, जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली नफाज के बगैर नामुमकिन है। इसके अलावा कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, कोई भी दरवाज़ा खटखटा लें, हमें कहीं से भी जो है वो ना राहत मिलेगी, ना अमन मिलेगा, ना हमारी मईशत जो है वो संभल पाएगी। जी जी। तो निज़ाम मुस्तफ़ा ही एक ऐसा रास्ता है जिस पे चल के पाकिस्तान के मसाइल को, अवाम के मसाइल को हल किया जा सकता है। अली ज़ेब साहब, शानदार बात आपने की कि जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज करने के लिए आपकी पार्टी यहाँ पे मैदान में आई है। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह एक और पार्टी भी है और जिसने रियासत मदीना की बात की थी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको मौका दिया गया या नहीं दिया गया। क्या आप सोचते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा? ये जो अभी आपने बात की, अलमिया यही है। जी जी। जब हम सियासत की बात करते हैं तो पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में आज तक कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें अवाम को अपनी मर्ज़ी की बात कहने की और अवाम को अपनी मर्ज़ी की क़यादत के इंतखाब की जो है वो मान के उसे आज़ादी दी गई हो। हर इंतखाब एक प्री प्लान, कुछ इलेक्शन से पहले धांधली होती है, प्री पोल जिसे रीगन कहते हैं, जी। कुछ इलेक्शन वाले दिन होती है और कुछ इलेक्शन के बाद होती है, यानी इसको तोड़ो इसके साथ जोड़ दो, इसको तोड़ो इसके साथ जोड़ दो। और देखिए, हम जो बात करते हैं ना, हम बात करते हैं इस्लाम बतौर दीन की। बहुत शानदार। रियासत मदीना, देखिए दुनिया के अंदर तमाम जो कुव्वतें हैं, इस्तेमार है, उसको अगर ख़तरा है तो इस्लाम से बतौर दीन ख़तरा है, ना कि बतौर मज़हब ख़तरा है। आप नमाज़ें पढ़ते रहें, आप हज करते रहें, आप ज़कात देते रहें, आप जो मर्ज़ी करते रहें, पूरी कायनात में किसी को इस्तेमार हो, अमेरिका हो या रशिया हो या किसी निज़ाम को इस्लाम से बतौर मज़हब किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो उमर लॉज पढ़ाए जाते हैं। दीन का ख़तरा है, बतौर दीन ख़तरा है कि अगर इस्लाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन है और आज तक वही एक दीन है, अगर दीन को बतौर निज़ाम हुकूमत आप नाफज करेंगे तो फिर जो आप ये बात करते हैं ना जी कि ये सियासतदान हैं आज अरबों में खेल रहे हैं, तो ये नहीं खेलेंगे। सबका एहतसाब होगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। शानदार स्टांस हमारे सामने आ गया, क्योंकि जो पीएफपी इनके मुताबिक जो पाकिस्तान फलाह पार्टी का जो स्टांस उनका ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अवलीन तरजीह है और निज़ाम मुस्तफ़ा में रहते हुए आवाम की खिदमत करना, आवाम दोस्त ऐसा निज़ाम तश्कील देना जिसमें एक आम आदमी को भी वही रिलीफ हासिल हो जिसमें एक अमीर आदमी को भी होती है। और यही वो बात है कि जब ऐसा निज़ाम आएगा, क्योंकि वोटिंग जो की जाती है, इलेक्शन जो यहाँ पे कराए जाते हैं, उनका मकसद ही होता है। जनाब प्रोफेसर सैयद राशिद शाह जी गर्देज़ी, आपके साथ बड़े
करेंगे, जानना चाहेंगे कि अपने पाकिस्तान फलाह पार्टी के टिकट से माशाल्लाह आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, NA57 हमारी दुआएं आपके साथ हैं, तो जो स्लोगन लेके आप आगे आए हैं, जो सोच लेके आप आगे आए हैं, इससे पहले भी उस एरिया में बेशुमार किस्म के लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं, तो आवाम की तवक्कुआत जो आपके सामने हैं, आपके साथ वाबस्ता हैं, वो तवक्कुआत क्या हैं और उसके बरअक्स जो हालात हैं वो भी आपके सामने, तो क्या कहेंगे ऐसे सिनेरियो में? बहुत शुक्रिया जी। आपने कहा कि इससे पहले भी बहुत सारे लोग इलेक्शन में आए हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि इससे पहले तो 2 दफ़ा मैं आ चुका हूँ। जी जी, ज़बरदस्त। इससे पहले इस हल्के का नाम था NA60। जी जी, वहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा। तो एक दिन पहले इलेक्शन के, ये जो 2018 का इलेक्शन था, हनीफ अब्बासी साहब नायल हो गए। जी जी, तो उस वक्त मैंने एज ए कैंडिडेट पटिशन की थी कि भाई जब एक मुखालिफ उम्मीदवार एक पार्टी का नहीं है तो आप इलेक्शन को मुलतवी कर दें। तो वो फिर पटिशन सुप्रीम कोर्ट तक गई और वो मुलतवी हो गया था इलेक्शन। हालांकि उसमें हमें फ़ायदा हो जाता कि हमें वोट हमारे ज़्यादा बढ़ जाते, लेकिन एक हमारा मौक़िफ़ था कि भले कोई आपका मुखालिफ सियासतदान है, लेकिन जब इलेक्शन लड़ने हैं तो फिर सबको साथ यकसम मौके दें। शानदार। आज भी हम कहते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। उससे कबल 2013 में मैंने इसी हल्के का जो पुराना नाम था, कुछ और इलाके उसमें शामिल थे, NA52 से पाकिस्तान फलाह पार्टी के टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा है। जी जी। तो इस पूरे, यानी कि ये तीसरा मेरा इलेक्शन है, मेरे कागजात मंजूर हो चुके हैं माशाल्लाह। अब इन 3 इंतखाबात के बाद ना मेरी जो सोच है वो, मेरे पेश नज़र आवाम भी हैं कि आवाम की क्या तवक्कुआत होती हैं। पहले तो इसमें ये बड़ा अफसोसनाक मरहला है कि आवाम अभी तक जो है ना वो गली मोहल्ले की सोच, अपने किसी एक अजीज़ की नौकरी और चंद छोटे छोटे मफादात का शिकार है। जो है ना वो, जो आपने कहा ग्रोहबंदियों का शिकार है, इन मफादात की बुनियाद पर ग्रोहबंदियों का शिकार है। उनके बहुत कम लोग हैं माशरे में जिनके पेश नज़र ऐसी क़यादत का इंतखाब करना है कि जो आदमी असेंबली में जाकर कानून को पढ़ सके, उस पर अपनी राय दे सके, यानी कि वो खुद साहिब राय कैंडिडेट भी हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि ऐसा आदमी मुंतखब किया जाए हल्के में जो अवामी मसाइल भी हल करे, चूँकि ज़ाहिर बात है वो भी लोगों की ज़रूरत है, वो दस्तयाब भी हो, वो उस हल्के में रहने वाला हो, उसकी जड़ें वहाँ पर हो, यानी कि स्टेक होल्डर जो है ना वो उसका इस तरह हो कि उसका वहाँ पर ही सब कुछ हो। और फिर ये है कि ये नहीं कि वो हल्के से बाहर निकले और असेंबली में उसका रिकॉर्ड पता चले कि पूरे जो 5 साल करियर में उसने 2 लाइनें भी नहीं बोली, बल्कि सिर्फ वो जिस पार्टी के साथ है उसने हाथ खड़ा करना है और उसने मोहर लगानी है और कानून को बगैर पढ़े मोहर लगानी है। तो हम ये दोनों तरीके से अवाम में शोर बेदार कर रहे हैं कि आप अगर हमें खिदमत का मौका देंगे तो हमें पता है अवामी मसाइल क्या हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपके प्रोग्राम का जो उन्वान है कि सियासतदान अवाम की अदालत में, मैं अवाम से कहता हूँ कि जो सियासतदान आपके पास आए, ये मौका है उससे सवाल पूछने का, उससे वोट की ताकत से बदला लेने का कि जिनकी पॉलिसियों की वजह से जो पहले हुकूमत में मौजूद थे और आज आपसे वोट लेने आए, कि उन्होंने ऐसी महंगाई का तूफान लाया कि आपके घर के बजट को उन्होंने मुतासर किया, आपको मजबूर किया कि आपके बच्चे आपको फीसें ना दे पाने की वजह से आपको अपने बच्चों के स्कूल बदलने पड़े, आपको जो है ना आपके घरों में यानी कि आपका एक निज़ाम दरम बरम हुआ। तो इस मौका पर अस्पतालों में आप नहीं जा सके अपने बच्चों को लेकर। और इसकी जो बेसिक जो वजह ये थी कि आवाम का खुद से चुनाव गलत था, क्योंकि यहाँ पे हम आवाम की जब हम साइड लेते हैं, आवाम की तरफ देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो जितनी भी उंगलियां उठती हैं आवाम की तरफ उठती हैं, क्योंकि आप उन्हीं लोगों का इंतखाब करते हैं जो शुरू में तो आपके साथ होते हैं, तब तक साथ होते हैं जब तक उनको अपना साथ आपका चाहिए होता है। जब आप उनको मुंतखब करते हैं तो आपके घर से बाहर चले जाते हैं, उनको वो करना होता है जो उनकी मर्जी, जो स्लोगन लेके वो आए हैं। एक्चुअली 2 स्लोगन होते हैं, एक आवाम के लिए स्लोगन होता है और एक पर्सनल लाइफ के लिए स्लोगन होता है। मेजर साहब की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्शन का दौर है और इसमें जो हमारे इदारे हैं जब तक वो इन्वॉल्व ना हो पाकिस्तान में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकती। हम चाहे किसको भी मुंतखब क्यों न करें, लेकिन होता वही है जो कहीं और से आ रहा होता है। तो क्या देखते हैं इस सिनेरियो को? अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई, थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर से शो में बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इलेक्शंस जो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में बड़ा खुल के कहता हूँ ना कभी पहले कभी प्रॉपर हुआ ना मुझे लगता है इस दफ़ा होंगे, जो सीधी सी बात है।
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने पहले से किसी को सपोर्ट करना है ना, तो फिर आपको इलेक्शंस कराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें आपने पैसा भी वेस्ट करना है, टाइम भी वेस्ट करना है, एफर्ट्स भी लगानी है, मैन पावर भी आपको चाहिए, और एट द एंड रिजल्ट वही होना है। इस टाइम पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हालात हर फील्ड के अंदर, अगर आप बिजनेस सेक्टर को देख लें, कि एनर्जी क्राइसिस, किसी को भी देख लें, तो उस टाइम पे ना पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा डाउन हुए हुए हैं। और उसकी कहीं ना कहीं समहाउ रीज़न यही है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि यार अब किसने आना है आगे। और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि कौन आएगा, ठीक है। तो वो अक्सर कुछ लोगों के साथ बैठा होता हूँ ना, तो वो मुझे ये कह रहे होते हैं कि मेरे साथ पता हमें भी यही है कि क्या होना है, ठीक है। लेकिन जब आपने चीज़ को फेयर नहीं रखना, जब आपने चीज़ को जो है इसी तरह ही रखना है, तो फिर मेरे ख्याल से इस पूरी एक्सरसाइज कराने की जरूरत बनती नहीं है, जो मेरा ये ख्याल है। और दूसरा ये कि अगर आप लिटरली बात करते हैं कि प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हों तो किसने जीतना है, मैं यहाँ पर बैठ के बात नहीं करूँगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से हर बंदे को पता है कि किस हालात बता देते हैं कि कौन आते हैं, किसने जीतना है। और दूसरी जो इजाज़ भाई, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, देखें हमारी आजकल की जो यूथ है और जनरेशन है, वो इस कदर मैच्योर हो चुकी हुई है, वो अच्छे और बुरे के बारे में समझ आती है। अब एक ज़माना होता था, मैंने आपको शायद दफ़ा पहले भी कहा था कि आप लोग बिरयानी पर कीमे के नाम के ऊपर वोट दे देते थे। अब आप ये वाला काम नहीं कर सकते। अब आपको प्रॉपर लोगों को समझाना पड़ता है। इवन इनके हमारा जो मैट्रिक FSC का भी लड़का या लड़की है ना, उससे भी अगर आप बात करें तो वो आपसे पूछता है कि हाँ भाई ठीक है, आप आए हो यहाँ पे वोट लेने के लिए, मैं दूंगा, मतलब दीज आर माय क्वेश्चंस, आप मुझे बताएं आप इसमें क्या क्या करेंगे और आपने क्या क्या किया पहले। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, चूंकि पहले प्रिंट मीडिया पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, अब सोशल मीडिया पे हर बंदा अपनी एक वीडियो बना के डाल देता है, तो ऑटोमेटिकली लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने वाकई इलेक्शन करवाने हैं और अगर आपने इसको फेयर कराना है, तो फिर तो इलेक्शन करवाएं, और अगर यही करना है जो आप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो फिर आपको जरूरत नहीं है, वैसे बता दें। अपने भी खफा हैं और बेगाना तो खफा थे ही थे जी। अमर अली ज़ेब साहब, कुछ लोग हमने बहुत प्रोटोकॉल के साथ उनको यहाँ पे लाया गया पाकिस्तान में कि भाई आपकी बगैर तो इलेक्शन नागज़ीर हैं। जब वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं फिर उन्हीं के फिर दिखाना शुरू कर देते हैं जी अब आवाम फैसला करेगी। अगर आवाम ने फैसला करना ही था फिर उनको लाने की ज़रूरत क्या थी? और दूसरी बात यह है कि अगर आप डबल स्टैंडर्ड रहेंगे तो फिर आवाम को भी ये भी पता है जब आप डबल स्टैंडर्ड रहेंगे फिर इलेक्शन नहीं करा सकते कि हाँ किसी की सिलेक्शन हो सकती है लेकिन इलेक्शन नहीं होगी। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आजाद भाई, पता नहीं कहाँ तक यहाँ बात करना मुनासिब है, आप खुल के बात तक नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ, बात ये है कि जिनको इतने प्रोटोकॉल से लाया गया, पाकिस्तान की सियासत में करप्शन के मूजद वही। अगर आप 1977 से पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान बनने से लेकर भुट्टो साहब की शहादत तक 71 की दहाई तक सियासतदानों पर किसी किस्म के करप्शन चार्जेस नहीं है। किसी भी वज़ीर आज़म को उठा के देख लें। तो जब 1981 में मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब बनाया गया, तब से गवर्नर जिलानी के ज़रिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट हुई। पाकिस्तानी सियासतदान अगर वो बिजनेसमैन है और अगर वो ज़िम्मेदार है और अगर वो ब्यूरोक्रेट या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, ये तीन लोगों की एक सोच है, एक फ़िक्र है। सियासतदान अगर सरमायादार है तो वो समझता है कि दौलत के ज़रिए हर चीज़ को खरीदा जा सकता है और वो ख़रीद के उन्होंने बताया। कल मैं शहबाज शरीफ साहब के बयान जो वो तिलमिला रहे थे कि एक छोटे से सूबे के कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये कर दिया, तो उनसे किसी ने ये सवाल नहीं किया कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद सजाद शाह साहब के अगेंस्ट आपने कोयटा के चीफ जस्टिस सदीकी से फैसला लिया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसकी सीट से डी-सीट किया था, एक हाई कोर्ट के चीज, और उसके अजाज में आपने उस शख्स को मरते वक्त गवर्नर बना दिया सिंध का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सवाल होना चाहिए था। ये किसी ने सवाल नहीं किया कि जब रफीक तारड़ साहब ब्रीफकेस भर के वहाँ ले गए थे और बेनज़ीर साहब आज चीखती रही चमक चमक चमक, तो आप उस वक्त कहाँ थे? आपके असूल कहाँ थे? और अब
जो बात आप करें ना, देखें बात ये है कि सियासतदान का दुश्मन है, और एक तरफ बहुत बड़ी कुव्वत जो है वो भी सियासतदानों की दुश्मन है। सियासतदानों को अवाम के अंदर गंदा करने के लिए एक पूरा जो है वो मैकेनिज्म तैयार किया जाता है और किया जाता रहा है माजी में भी। हाँ, और रहा भी अभी रहा भी। मान के 77 में आपने मुजीब को के साथ क्या किया, आपने मोहतरमा फातिमा जना के साथ क्या किया, 77 में आपने भुट्टो के साथ क्या किया, फिर आपने इसी नवाज शरीफ के साथ 3 दफा क्या किया, मोहतरमा के साथ क्या किया, मोहतरमा के साथ आपने क्या किया, अब आप इमरान खान के खिलाफ क्या कर रहे हैं। यानी उस सारे जो पीछे से आप एक चला आ रहा है, आप किसी चीज से सीखते ही नहीं। अवाम को अगर आप आज़ादी दें कि वो अपना इंतखाब अपनी आज़ादाना राय के लिए करें, तब इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल शानदार स्टांस। जी शाह जी, आवाम को ये हक दिया जाता है कि आवाम इलेक्शन कराएं, इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदों को वहाँ पर चूज़ करें, लेकिन होता यूँ है कि जो वोट डाल के आवाम जाती है किसी का इंतखाब अपने तौर पर करती है, लेकिन बरअक्स हो जाता है। ये जो वायरस है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और जब तक ये वायरस कंट्रोल नहीं होगा तो पाकिस्तान में आज़ादी इलेक्शन हो ही नहीं सकती, नागज़ीर है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो स्टांस लेके आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी पार्टी का, तो आवाम किस हद तक इस निज़ाम से मुतनफ़र हैं और आपके साथ चलने के लिए अग्री हैं? असल में जमहूरियत की जो एक खामी है वो चूँकि नताइज हमें उसके पूरे नहीं मिलते, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताई हुई है। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अब ये जो इकबाल का जो विज़न है ना, देखें अल्लामा इकबाल ने खुद इलेक्शन लड़ा है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली मुंतखब हुए हैं लाहौर के हल्के से, कैंपेन चलाई है, और ये मसाइल का उनको भी सामना था। अब जब सारी सियासत में प्रैक्टिकली वोट मांग कर फिर वो बड़ी कम मार्जिन से इकबाल जीते थे, तो इकबाल ने इस पर थोड़ा फिर काम किया। जी जी। तो फिर इकबाल ने सियासत के उन्वान पर ना एक कता लिखा, 2 अशार में उन्होंने ये हमारे सारे जो मसाइल हैं इसको बयान किया है। इकबाल ने सियासत को एक खेल करार दिया है। इकबाल कहते हैं इस खेल में तायीन मरातब है ज़रूरी। तायीन का मतलब होता है तायुन करना। कहते हैं ये सियासत एक ऐसा खेल है क्योंकि ये सजाना पड़ता है, दुनिया की मजबूरी है, इसमें किसी को वज़ीर आज़म, किसी को सदर, किसी को चेयरमैन, एक सेटअप बनाना ज़रूरी है। इस खेल में तायीन मरातब है ज़रूरी, शातर की इनायत से तू फर्जी में प्यादा। फर्जी कहते हैं वज़ीर के और प्यादा कहते हैं सिपाही को। जो शतरंज खेलने वाला जो शातिर है वो जैसे वज़ीर भी बना लेता है, उसमें कामयाब हो जाता है, उसमें सिपाही भी होता है, फिर खुद का खेल होता है। हाँ, असल खेल शातिर खेल रहा है। वो कहते हैं कि बेचारा शातिर तो है, बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज। फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा, यानी कि बंदा वजीर आजम भी बन जाए तो शातिर का जो इरादा है उससे पोशीदा रहता है। यानी कि इस जमहूरियत को थोड़ी इसके अलाइनमेंट की ज़रूरत है कि कुव्वत जो है ना, जिसको इक़्तिदार दिया उसके पास जाए। पहले दौर में जो बादशाह होता था ना, वही बादशाह होता था। वो किसी के साथ कोई बात करता, ऐलान करता, उसकी पासदारी करता, चूंकि उसको पता था कि बादशाह ने ये कहा है। अब एक बड़े होते पर फायद है, लेकिन उसे मालूम है कि उसकी जो ताकत है ना, इसकी ताकत नहीं है। लेकिन इन मसाइल का एक हाल मौजूद है। आपने कहा ना कि ये चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। देखें, ये हमारा मुल्क है, एकदम से ख़राब नहीं हुआ निज़ाम। अब बहुत सारा, जिस तरह मेजर साहब ने कहा कि शऊर बेदार हो रहा है, लेकिन इस शऊर को दानिशमंदी से हमने तरक्की के रास्ते पर इस सही दुरुस्त समत पर लाना है या झगड़ा करके। देखें, एस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना, उसके अंदर एक सोच डेवलप होती है। वो ये सोच होती है कि आप इस पाकिस्तान के सिर्फ जोग्राफी सरहद के मुहाफ़िज़ नहीं है, इसके अंदर रहने वाले मखलूक के भी मुहाफ़िज़ हैं। मतलब यह है कि हर कोई अपने तरफ से गुड फेथ में कोई सोच रहा होता है। तो हम, मतलब यह है कि आपको, जब आपको ये चीज़ें मालूम है कि ऐसा हो रहा है, तो इस पर पहला स्टेप सियासतदानों ने उठाना है जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। अगर बेनज़ीर ने, शहीद ने और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत किया, तो आज कल इमरान खान साहब ही रिहा होंगे, उनको भी करना पड़ेगा और करना चाहिए। मतलब ये है कि जब आप जो एक सियासी जमात जो दिलों में चली जाती है, उसके लीडर का एक प्रॉपर एहतराम होना चाहिए, चाहे वो मेरा मुखालिफ क्यों ना हो।
तो ये जो हम एक माइनस का जो हमारा कंसेप्ट है, हर पार्टी जो आगे आ रही होती है, जिसकी इस वक्त उड़ान होती है, वो चाहती है कि दूसरी गायब हो जाए। पाकिस्तान में बड़ा एक तनव्वु है, डाइवर्सिटी है, आप सिंध का पूरा निज़ाम अलग है। अब आप पीपल्स पार्टी को माइनस करके या कराची में MQM को माइनस करके आप कहें आप पाकिस्तान की बेहतरी कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता। ऐसे ही बलूचिस्तान की जो वहाँ की बलूच पार्टी है, उनको आप वो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, साथ मिला उनको माइनस नहीं दोबारा से बैठना। शानदार बात शाहजी की कि जब तक हम साथ मिलके नहीं चलेंगे तो दूसरों को हम दावत नहीं दे सकते, लेकिन जब हमारे अंदर इख्तलाफात होंगे, चपकलिश होगी, तो फिर दूसरों को भी ये मौका मिलता है कि वो आपको तोड़ने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं, जो आज तक हो रहा है। जब तक उस वक्त तक ही हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते कि जब तक हम अपने अपने जो मसाइल हैं खुद बैठ के मिल बैठ के एक अफाम तफहीम के तहत हम इसको यहाँ पे हल नहीं करेंगे। तो जनाब प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर, प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। और जिम्मेदारियों का जब इंसान को एहसास होता है तो जिम्मेदारी से राय फरार उतना ही आसान होता है जितना कि उन जिम्मेदारियों को आम करना मुश्किल होता है। तो जब हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि फिर हम अच्छे शहरी नहीं कहलाने वाले, क्योंकि जब मुल्क और कौम की बात आती है, जब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो हमारे साथ जो बैठती है, वो छोटे छोटे फैसले होते हैं जिसकी वजह से हमें परखा जाता है, जाना जाता है, कोई हमारे अंदर नहीं आता। वो ये देखते हैं कि इनकी मुल्क में चल क्या रहा है, इनके अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो इनके बिहेवियर कैसे हैं, इनके जो मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं, जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो आज एक दूसरे के साथ गुत्था मुगुत्था हैं, कल जब पार्लियामान में जाएंगे, जब उनका इत्तेहाद हो जाएगा तो फिर कैसे शेर शिकर हो जाएंगे। तो ये एक सियासत है। लेकिन सियासत में जब हम ये देखते हैं कि जब हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ को जब हम उसको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, किसी इंसान की अल्लाह ताला ने जो उसको जो काबिलियत दी है उसको हम यहाँ पे जिच करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारे जवाल का वो नुक्ता शुरू हो जाता है। मुझे साहब की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान की 76 ईयर ह्यूज टाइम ऑफ फ्रेम क्या हमें फ्रीडम अल्लाह ताला ने अता की है। जो डेवलपमेंट आप क्या देख रहे हैं अभी कि ये जो जितने भी ये जो आपके सामने मोहरे हैं, सियासी मोहरे, इन्होंने अपना किरदार अदा किया ना किसी न किसी शक्ल में, तो क्या आप कि इस जो डेवलपमेंट जो प्रोसेस आप इससे मुतमईन है? तो एजाज़ भाई, मैं ना मेरा एक हमेशा से हर बंदे के एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा ये मानना ये है कि जब भी कोई इलेक्शंस हो जाते हैं और वो इलेक्शंस व्हाटएवर जो भी पार्टी जीतती है, XYZ जो भी पार्टी जीत रही होती है, मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी को ना, जैसे इंडिया के अंदर भी RSS है, BJP है, जो भी पार्टीज है जो लड़ रही हैं आपस में ना, वो दूसरे को काम ज़रूर करने देती हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ना ये सीन नहीं है। पाकिस्तान में नून लीग जीतती है तो PTI काम नहीं करने देती, PTI जीतती है तो नून लीग काम नहीं करने देती है, ये दोनों हार जाती हैं तो फिर वो आपकी जो है पीपल्स पार्टी नहीं काम करने देती। मैं कहता हूँ अपोजिशन रखें, अपोजिशन होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए अपोजिशन। हर बंदे का राइट है कि यार मैं भी कर सकता था, मैं भी, यार लेकिन जो काम करें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वी पीपल आर नॉट लॉयल विद आवर कंट्री। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। हम लोग जो यहाँ पे जो सियासत है ना, ये बिलीव करें कि ये सियासत सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, इसमें कोई भी बंदा नेशनल इंटरेस्ट पे बात नहीं करता, इसमें कोई बंदा मुल्क कहाँ जाता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हर बंदे को ये होता है कि हाँ जी मैंने वज़ीर आज़म बन गया हूँ या मैं पावर में आ गया हूँ तो बस सब कुछ मैं ले जाऊँ। ये चीज़ सबसे ख़तरनाक है। अगर आप ये देखें, अगर आप इंडिया की बात कर लें, इंडिया में मोदी जो है वो लगातार जीता रहा है। एक ज़माने में लोग मोदी को बहुत बुरा समझते थे, उसको गालियाँ देते थे, लेकिन उसने अपनी मुल्क को बहुत बेहतर कर दिया। उसमें हर पार्टी ने अपना हिस्सा डाला है। लेकिन आज आप देखें कि सबसे बड़ा IT का नेटवर्क इंडिया के अंदर है। आज आप देखें कि इंडिया के ऑफिशियल जो है एप्पल का स्टोर जो है वो दुबई में हो गया, जगह जगह पे उसका इंडिया को दुनिया जानती है। मैं बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूं तो मैंने पाकिस्तानी होटल्स बहुत कम देखे हैं, हर जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया हर जगह पर छाया हुआ है। लोगों को दुनिया में इंडिया का नाम पता है, पाकिस्तान का नहीं पता। इसमें गलती किसकी? हमारी अपनी गलती है। आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं ना, ठीक है, आपकी इज्जत है, लोग आपको, दो पैसे आपके पास हैं तो लोग आपको सलाम कहते हैं। एज सून आप पाकिस्तान को छोड़ते हैं और आप लोगों को जाके बताते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो लोग आपको सीधे मुंह देखना नहीं चाहते। लोग, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है पाकिस्तान है। शानदार बात करें, लेकिन इसका इमेज बनाने वालों में कसूर किसका है? इसमें आवाम का है या आवाम के लीडर में? देखें, इसमें मैं आपको बात बताता हूँ। अल्लाह ताला ने, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुरान में ये वाज़े लिखा हुआ है कि जिस किस्म के अवाम है वैसे उसके ऊपर हुक्मरान है। हम लोग नीचे से लेके ऊपर तक सब के सब एक ही तरह के हैं। जो हम में से हुक्मरान आए हैं वो भी हम ही में से आए हैं और हम लोग भी इसी तरह के। हम आदी हो चुके हुए हैं। हम आदी हो चुके हुए हैं कि यार छोटा मोटा फ्रॉड तो चल जाता है, कोई मसला नहीं है। हम आदी हो चुके हुए हैं, ठीक है यार, इसने अगर नाप तोल में कमी कर ली कोई इशू नहीं है, इसने में से झूठ बोलिए। कमिटमेंट नाम की तो हमारे में चीज़ है ही नहीं। कमिटमेंट तो आप पाकिस्तानियों को समझे कि कोई ये लफ्ज़ उनको मैटर ही नहीं करता। तो जिस तरह के हम लोग हैं,
हैं, हमारी हुक्मरान भी ये समझते हैं कि यार जिस तरह के ये, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि ये गधे हैं ना, हम इनको इसी तरह चलाते रहेंगे। आप सियासत में आप टीवी पे आके बैठते हैं, मीडिया पे आके बैठते हैं, आप पहले कहते हैं कि यार ये काम ऐसे हुआ था, फिर आप मुंह पे मुकर जाते हैं। आपने अपनी तकरीर करने के बाद आप कहते हैं मैंने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। आप अपनी तकरीरों में 150 लोगों के सामने पहले कहते हैं कि मैंने ये काम किया है, मैं नाम नहीं लूंगा, और आप बाद में कहते हैं कि ये तो मैंने किया नहीं है, ये तो मेरी आवाज नहीं है। आप मुझे बताएं, आप लोगों को क्या मतलब पागल समझते हैं? आप आवाम को क्या समझते हैं? आप मुंह पे आके कहते हैं ये तो मेरी किसी ने आवाज़ निकाली है। आप खुद अपनी तकरीरों में आके अपनी बात से जो है वो घूम जाते हैं। इसमें कसूर आपकी आवाम का है। आप यकीन कर रहे हैं कि अगर जिस तरह के हालात पाकिस्तान पे हुए हैं ना, अगर पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म कौम होती ना तो रेवोल्यूशन आ चुका था अब तक। लेकिन रेवोल्यूशन आ नहीं सकता क्योंकि रेवोल्यूशन की इसके लिए नहीं आए थे कि जो पाकिस्तान में अगर नेक नीति के तहत जो लोग आते हैं उनको यहाँ पे काम नहीं करने दिया जाता, और अगर कोई काम करे भी तो उसको ये बता दिया जाता है कि आपने हमसे परमिशन ली थी, नहीं ली थी, लिहाजा आप कौन होते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। जैसा चलता है आप इसे चलाई जाएं। तो जनाब जैसा चलता है इसको हम चलाई जाएं तो फिर ऐसा चलता रहेगा। और जब सियासतदान आवाम की अदालत में आते हैं तो आवाम भी इतना भी गवारा नहीं करती, उससे ये पूछे कि जनाब जो हमारे ये मसाइल हैं आप इनके ऊपर किस हद तक अमल पैरा होंगे, ये हमारे मसाइल हल करने में कैसे हमारी मदद करेंगे, बल्कि हम उनके साथ सेल्फी बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं, हम उनसे हाथ मिलाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो जितना बड़ा चोर डाकू होगा हम उनके साथ खड़े होने के लिए फ़ख्र महसूस करेंगे। जब ऐसी सूरत हाल रहेगी तो उसको तकवीत मिलेगी ना। हम उसके वहाँ पे जिच नहीं करते, हम उसके वहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करते, हम उसको ये बताने की कोशिश नहीं करते भाई कि आप वो आदमी हो जिसने लास्ट इलेक्शंस में हमसे वादे किए थे और आपने अभी तक वादा को पूरा नहीं किया। अगर इस सोच को कैसे चेंज किया जाए ताकि एक नई तब्दीली आए, एक नई सोच आए और एक नई जो कमान हमारे आए तो पाकिस्तान तरक्की करे, क्या समझते हैं कि इसमें आवाम का क्या किरदार होना चाहिए? आजाद भाई, बात ये है कि अवाम की सोच को हम 76 साल से महदूद करते चले आ रहे हैं। हमने अवाम को सिर्फ एक डगर पे लगा दिया है कि आपको अपनी रोटी रोज़ी की फिक्र करनी चाहिए। जब आप किसी कौम को रोटी रोज़ी की फिक्र में मुब्तला कर देते हैं तो वो बड़ा सोचने से कासर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मान के सारा ब्लेम सियासतदानों को देते हैं। सियासतदान अवाम की अदालत में भी आते हैं और सियासतदान यहाँ मुख्तलिफ अदालतों में के कटहरों में भी खड़े रहते हैं। जेलें भी सियासतदान भुगतते हैं। लेकिन जो असल करैक्टर है पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाने का, उनकी का कोई एहतसाब किसी सतह पे नहीं है। सही। आपने एक आइन बनाया और सबसे बड़ा आइन शिकन आज के दौर में मैं समझता हूं कि जो आइन का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ अदारा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो आइन की पामाली को देख रहा है और खामोश है और ख़ुद भी आइन की पामाली में सरगर्म है। बिल्कुल। कौन सा इलेक्शन मन के आप बताएं मुझे कि जहां डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनको आप आरओ लगाएंगे और आप उनसे ये तवक्को करेंगे कि ये फेयर इलेक्शन करवाने की इनकी हैसियत है, लेकिन ना इस पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ना इस पे बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये आरओ जो लगाए हैं डीसीओ और एसीज जो हैं इनको हटाया जाए और इनकी जगह पे सिविल जज या जुडिशरी के लोगों को। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला मुअत्तल कर दिया कि ठीक है भाई आप डीसी के ज़रिए इलेक्शन करवाएं। तो जब डीसी के ज़रिए इलेक्शन होंगे तो आप क्या समझते हैं कि वो इलेक्शन जो है वो तो इंतज़ामिया का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत, आपका आइन कहता है कि 90 डेज, लेकिन किधर गए? कौन सा सुप्रीम कोर्ट? जो काजी फायद ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो आइन के सबसे बड़े अपने आप को समझते हैं कि मैं चैंपियन हूँ, तो उन्होंने क्या किया इस पे कि एक तरफ आपका वज़ीर आज़म भी जो है वो 90 डेज से ऊपर जा रहा है, आपका वज़ीर आला भी नहीं, और फिर सबसे बड़ा ब्लंडर ये हो रहा है कि निगरान हुकूमत जो है वो पीआईए बेच रही है। भैया आपको किसने इख्तियार दिया है?
और जो पंजाब की निगरान हुकूमत है वो अच्छी खासी सड़कें जो है वो उनको उखाड़ कर अरबों रुपए के जो पैकेज का ऐलान कर रही है। पैकेज का ऐलान कर रही है। शानदार बात, ज़बरदस्त। जमहूरियत की जो आलमी दर्जाबंदी की इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उसमें 167 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने ये सामने रखी है कि भाई जो डेमोक्रेसी जिनमें मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे पाकिस्तान का नाम निशान तक नहीं है। हम यहाँ पे जमहूरी मुल्क कहलाते हैं शाह जी, लेकिन इस पूरी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो हमारी जमहूरियत है ये किस किस्म की जमहूरियत है कि जो उनकी जोग्राफी में, उनकी डाटा में नहीं आ रही? क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें इजाज़त मैं तो इन रिपोर्टों को नहीं मानता जो एक इंटरनेट के सर्वे की बुनियाद पर बना दी जाती हैं। अक्सर आप इन्हीं पर हमारे लीडर भी खुश हो जाते हैं, फलां ने जी फलां को पहला लीडर करार दे दिया, फलां ने फलां को करार दे दिया। पहली बात तो लेकिन शाह जी आपको नहीं, आपको क्या लगता है कि अपने पाकिस्तान में जमहूरियत मौजूद है? मैं मानता हूँ उनकी जितनी है उससे बेहतर हमारी। देखे ना, एक चाइना में यूनिपार्टी सिस्टम है, एक पार्टी है, वो भी तो जमहूरियत का दावेदार है। कैसी जमहूरियत है? बाकियों में अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, आप अगर तीसरी पार्टी को नहीं बना सकते, उनकी कौन सी जमहूरियत है? हर जगह पर एक जमहूरियत का समझें कि एक खाना पूरी की गई है। जो जेन्युइन जमहूरियत है वो आप उसको कह लेना जिसमें बिल्कुल वो आप उनकी सुपरमेसी उनके पास हो, यानी कि सियासतदानों के पास, तो उसमें हर जगह पर कोई ना कोई खिलाफ मौजूद है। पाकिस्तान देखें, हम इस्लामिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इस्लामिक डेमोक्रेसी यहाँ नहीं है, ये आप कह सकते हैं। जो जमहूरियत जैसे दुनिया को दिखाने के लिए उनकी है, इतनी हमारी है। इस्लामिक डेमोक्रेसी में हर बंदा वोट नहीं दे सकता, वो साहिब राय से वोट देता है। कुरान कहता है पढ़ा लिखा और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। हम ये जो बात है ना, अवाम के हुकूक बराबर हैं, सब अवाम बराबर हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अवाम सबकी राय बराबर नहीं है। इंजीनियर जो राय बिल्डिंग के बारे में देगा उसी की राय मानी जाएगी। किसी बीमार के ऑपरेशन करना नहीं करना डॉक्टर की राय मानी जाएगी। तो आप पूरे मुल्क का फैसला एक 18 साल से लेकर और पूरे, चाहे उसमें PhD भी होगा, उसमें बिल्कुल अनपढ़ भी होगा, सबको आपने बराबर वोट का हक दे दिया। जब तक आप वोट की दर्जाबंदी नहीं करेंगे, चाहे वो उम्र की बुनियाद पर करें, तालीम की बुनियाद पर करें, कोई उसका क्राइटेरिया बनाए और उसको महदूद कर दें, बास को बास सतह तक वोट की इजाज़त दें, तब जाकर आपकी सही मानों में जमहूरियत होगी। और ये बाकी दुनिया को भी इसमें बदलने की ज़रूरत है। तो मतलब ये मेरा जो इसमें मौक़िफ़ ये है कि एक तो जो सर्वे होते हैं ना जितने भी, उसमें जानबूझकर चीज़ ऐसे यहाँ पे ऐड भी की जाती है, लेकिन जब हकीकत जो हम देखते हैं, जो जमहूरियत की जो डेफिनेशन देखते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में जमहूरियत लाने की कोशिश तो की गई, लेकिन जमहूरियत उस लिहाज से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी 76 ईयर की होने के बावजूद भी। शायद जिस एरिया से आप यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, NA57 से माशाल्लाह, उस एरिया की मसाइल क्या क्या हैं, उस एरिया की ऐसी वो क्या क्या ऐसे स्टांस हैं कि जिसको लेके आपने ये समझा कि भाई मुझे इलेक्शन में जाना चाहिए? एक तो तीनों बार ना हल्का तब्दील हो जाता है, हुआ है 3 दफ़ा। जिस इलाके पे आपने थोड़ा वर्क किया है, वहाँ के मसाइल के बारे में आवाम से रब्ता किया है, तो ठीक इलेक्शन से हफ्ता पहले ना नई हल्का बंदी आ जाती है। तो अब ज़ाहिर बात है, पहले हमने जिन इलाकों में सर्वे करके लोगों से रब्ते किए थे, अब इसमें सिटी का पूरा इलाका आ गया। तो मेरे ख्याल में जो पहला इसमें पूरे हल्के को ज़रूरत है, जो आधा ये जो नाला लेई का ना इलाका गुजर रहा है, ये आधा मेरे हल्के से गुजर रहा है, NA57 से। इस पे एक एक्सप्रेस वे का कितने अरसे से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, शेख साहब ने भी उस पर काम किया है, और वो आपको पता है कि नहीं हो सका। लेकिन उसमें जो मेरी काविश होगी या मैंने उस पर जो सोचा है कि वो ये है कि आप नाला लेई को, यही नाला लेई हमारे इस रावलपिंडी को आप वीनस बना सकते हैं। वो कैसे कि जहाँ आपने एक्सप्रेस वे बनाई हुई है, इसके नीचे आप बड़े बड़े सीवरेज के पाइप डालें, शहर की सारी सीवरेज सिर्फ पाइपों तक रहे, और वो जो नाला ले जो मारगला के पहाड़ों से आता है उसको आप ओरिजिनल यानी कि उसको नहर बना दें और इसको आगे से बंद करें। ये सारी आपकी जो दाएं बाएं हैं, ये एक समझें कि एक फूड स्ट्रीट भी आपकी होगी, एक सैरगाह भी होगी, यहाँ कश्तियाँ भी चलेंगी। यानी कि रावलपिंडी शहर को एक लिहाज से, जिस तरह मैं वो आपको बता रहा हूँ वीनस का जो है ना, वहाँ मॉडल आपने दे दिया हैं तो कश्ती पे हैं, तो ये चीज़ बन सकती है सही, और बहुत कम खर्चे में। एक तो ये इस पर काम हम करेंगे, ना भी अगर मुंतखब जो भी होगा उस तक आवाज़ उठाएंगे। जबरदस्त। दूसरा ये कि 2 अस्पताल हैं हमारे इस हल्के में, जी जी। एक सेंट्रल अस्पताल है बेनजीर अस्पताल और दूसरा कार्डियोलॉजी अस्पताल।
कहने का तो हल्के में 2 अस्पताल है और बहुत बड़े अस्पताल हैं, लेकिन आपको पता है कि इसमें पूरे डिवीजन के लोग, KPK के लोग, कश्मीर के लोग, शुमारी एरियाज के जितने भी लोग यहाँ पे बर्डन ज्यादा है, तो इसलिए हल्के के लिए अस्पताल नाकाफी है। दूसरी बात यह है कि ये तो मेरी अरसे से तजवीज़ है कि आप किसी भी इलाके के अस्पताल हैं उनमें OPD को आप डबल शिफ्ट कर दें, 2 बजे के बाद एक डबल शिफ्ट कर दें। जो शाम को डॉक्टर बाहर जाके कौन सा रेस्ट करते हैं, क्लिनिक ही करते हैं ना, आप उनको एक्स्ट्रा पे करें। जब आप OPD डबल कर देंगे, यानी कि उसकी इवनिंग शिफ्ट को भी कर देंगे और उसके बेशक चार्जेस भी थोड़े बहुत रख लें, तो आपके हेल्थ के मसाइल हल हो जाएंगे। गुड। और साथ इसमें आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि पार्क तो बन गए हमारे, क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद है इस हल्के में, लेकिन आबाद नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी कोई दे रही नहीं है। कोई भी, जितने भी यहाँ पर हुक्मरान गुजरे या MNA गुजरे या हमारे इदारे गुजरे, कोई एक एक्टिविटी उन्होंने नहीं दी। यानी कि इस चीज़ को उन्होंने हवाले किया है कि कोई स्पोर्ट्स की सरगर्मी नहीं है, कोई इलाके में हेल्दी एक्टिविटी नहीं है कि जो पार्टी की बुनियाद से हट कर हमारे नौजवान जिसमें दिलचस्पी लेकर आए। आप यकीन जाने हमारा एक स्कूल गवर्नमेंट का जो हमारे हल्के में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे होगा, उसकी बिल्डिंग और उसकी ज़मीन यूनिवर्सिटी लेवल की है। यानी कि आप उसमें स्पोर्ट की एक्टिविटी कर सकते हैं, आप उसमें मतलब कि कोई भी जो लोगों के अवेयरनेस के प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन हमने तालीमी इदारों को सिर्फ रखा हुआ है 1-2 बजे के बाद ताला लगा दिया और उसके बाद उस बिल्डिंग का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो एक जो सियासतदानों में और इदारों में जो गैप है, मतलब ये जो इंतजामिया, ये ज़ेब साहब ने जो बात दुरुस्त की है कि इंतजामिया जो ROs इलेक्शन करा रहे हैं, अब आपको बताऊं कि मेरे नीचे जो PP19 का RO है वो इस्लामाबाद में बैठा है और एक फूड इंस्पेक्टर को उन्होंने RO बनाया है। अब फूड इंस्पेक्टर ने कहा जी बस ठीक है मुझे बना दिया, तो मेरे दफ्तर में जो भी आए। अब आप देख लेना कि पंजाब के एक हल्के का RO इस्लामाबाद बैठा है, जहाँ अप्रोच करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये मतलब ये है कि कुछ मसाइल हमारे साथ मौजूद हैं, हम साथ साथ निशानदेही भी करेंगे। इस जो गवर्निंग बॉडी को निचली सतह तक लाया जाए, आम आवाम की अप्रोच वहाँ पे मौजूद हो। आप ये चाह रहे हैं कि जब आप बरसर इक़्तिदार आएंगे, गवर्नमेंट में आएंगे, किसी सिस्टम में आएंगे, तो आप ये तमाम रिफॉर्म आप वहाँ पे करेंगे। जी मेजर साहब, जो आजकल हम ये देख रहे हैं कि एक चीज़ बहुत ही वाज़ेह है कि भाई जो इलेक्शन में जिनको लाया गया था कि भाई ये हमारे दूल्हा हैं और उनके बारे में, और बाकी जो लोग यहाँ पे स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, क्या इलेक्शन होंगे भैया नहीं होंगे? याद है मैंने पिछले भी आपको क्वेश्चन में ये कहा था कि जब आपको सारी चीज़ें पता हैं तो मेरे ख्याल से ये इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले इस बात को कहा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप फिर भी अगर आप इलेक्शंस करवाना चाहते हैं और अगर आप इन सारी चीज़ों में, जैसे कि आपने जैसे कहा कि दूल्हा हैं स्पेशली उठ के आए हैं, क्लियर कट बात होती है एक इंसान है जो कि ऑलरेडी पिछले काफी अरसे से काफी एक और मौका दो ना, मुंसलिक छठा मौका भी दे दो, मुंसलिक है, आते साथ उसके ऊपर जो है वो इतनी मेहरबानी शुरू हो गई है। पहले वो कितना अर्सा आया नहीं, अब वो आया तो मेहरबानी पे मेहरबानी, यहाँ से भी इस केस से भी ख़त्म हो गया, वो भी केस ख़त्म हो गया, हर चीज़ क्लियर हो गई है, अचानक से आ गए। तो मैंने फिर ये कहा कि तो फिर आप उसको डायरेक्ट बताओ कि भाई आप ही कल से सीट संभालो, आप ये इतनी बड़ी एफर्ट क्यों कर रहे हो, आप क्यों डिफरेंट पोलिंग स्टेशन बनाओगे, क्यों डिफरेंट ROs लगाओगे, क्यों इसमें पैसा क्यों तबाह करोगे, बेसिकली कौम का पैसा क्यों तबाह करोगे। फिर दूसरा मुझे आप ये बता दें, चलें ठीक है यार, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कौन जीते कौन हारता है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की भलाई हो। अगर ये शख्स दोबारा वापस आके पाकिस्तान को बेहतर कर सकता है तो इसको आना चाहिए, अगर ये नहीं कर सकता कोई और आगे कर सकता है तो उसको आना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आपको यार अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना चाहिए। आप मुझे ये बता दें कि यार मतलब जितने भी हमारे सियासतदान हैं, मैं जिनकी बड़ों की बात कर लूँ, जिसमें नून लीग के हैं, PTI के, यार इनकी मोस्टली एज एजाज भाई 70+ हो चुकी है। यार आप कितना जी लोगे और यार फौज में, सिविलियंस में जो सर्विस की जो हद होती है 60 ईयर होती है, किसी एक्सटेंशन दे दी जाए जैसे बाजवा साहब को मिली। 75-76 साल आपकी उम्र हो चुकी हुई है, ठीक है। आप मुझे बताएं एक जो अच्छी उम्र है वो मैक्सिमम इन सब ने गुजार दी हुई है। मैं बड़ी खुल के बात करता हूँ, हमेशा लोग मेरे से इस बात पे नाराज होते हैं, बट मैं बड़ी खुल के बात करता हूँ कि यार आपकी 70-75 साल उम्र हो चुकी है यार। आप मैक्सिमम हो सकता है कि आपके 78 साल उम्र हो यार, अब किसी जगह पे तो आके खुदा से माफी मांग लो यार। हो सकता है कि यार अल्लाह ताला आपको माफी कर दे यार, और शायद उसकी वजह से अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात भी हो सकता है यार। मतलब आप बस करो यार, मतलब देखिए तो सियासतदानों से जिनकी
60 प्लस उम्र है और वो एक्टिव है, मैं तो मुतासर हूँ कि इन्होंने कहा अपनी हेल्थ अच्छी रखी हुई है। तो ये एक अच्छी बात है, अपनी हेल्थ अच्छी रखी है, लेकिन अवाम की नहीं अच्छी रखी। ये एक तो खूबियां भी तो माननी चाहिए ना। और दूसरा ये है कि ना, मुझे अभी पिछले दिनों में अभी ये जो आपने सवाल किया कि इनको क्यों बुलाया गया, बिलावल भुट्टो का मुझे ना ये बयान तो बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा जी आप थोड़े अरसे बाद ना मियाँ साहब एक नारा लगाएंगे मुझे क्यों बुलाया। तो ये है कि कुछ भी हो सकता है, कोई किसी को कुछ लिख के नहीं दे सकता, कोई चीज़ किसी को कुछ लिख के नहीं दे सकता। तो चूंकि पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है, 27 रमज़ान को पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है इसका अगर तर्जुमा आप करें तो इसका मतलब ही मदीना मुनव्वरा बनता है, रहने की पाक जगह। और पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है देखें, इसका जो मतलब है रहने की पाक जगह, और मदीना मुनव्वरा लफ्ज़ है उसका मतलब है रहने की पाक जगह। तो पाकिस्तान का तो तर्जुमा है वो मदीना मुनव्वरा बनता है। हमारा जो इंटरनेशनल डायलिंग कोड क्या है 92 है, 92 मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एब्रिविएशन है इल्मुल आदाद में। यानी कि इस मुल्क पाकिस्तान में जो आदमी जिससे भी रब्ता करेगा उसको जब डायल करेगा तो नाम मोहम्मद लेना पड़ेगा। मतलब ये है कि ये अतिया खुदाबंदी है। हकीकत में आपको मैं कह रहा हूँ कि आप, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इसकी ज़रूर देखें, जिस तरह ये बना है एटमी कुव्वत तो आप मानते हैं ना, आप बेशक कहते हैं कि दुनिया में इज्जत नहीं है, लेकिन दुनिया में हमारे पास जो चीज़ है, कितने हमारे साथ के मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, 60 से ज़्यादा मुल्क हैं जिनके कम्बोर्ड भी सोने के हैं, लेकिन जो एटमी कुव्वत हमारे पास है पाकिस्तान के पास है। अब ये एक चीज़ को हमें कैश करना चाहिए कि अल्लाह के फजल से जैसे भी है ये जेन्युइन है, कोई इसमें फेक नहीं है, कोई फेक नहीं है। इसमें ना एक बात ऐड करूंगा, जैसे कदीर साहब ने कहा कि एटमी कुव्वत है हमारे पास, लेकिन जिस बंदे ने बनाई ना, उस बंदे ने कहा कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा दुख ही है कि मैंने इस मुल्क के लिए, नहीं वो तो फिर हमारा अपने आयल ही है ना। तो आपने, मैं आपको बात बताऊं, जिस बंदे ने इस मुल्क के लिए कुछ किया वो जलील हो। इस पे जो आपकी बात दुरुस्त है कि आजमाइश उनके, मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के घर गया, मोहसिन पाकिस्तान है, हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनके कब्र पे हाजिरी देते हैं। यकीनन वो नालान थे हुक्मरानों से, मुशर्रफ से बहुत जो है ना वो उनको मतलब कि गुस्से में थे, लेकिन मुल्क के साथ उनको कोई गिला नहीं था, अवाम ने उनको जो मोहब्बत दी है। लेकिन आप मुझे बताएं कि सहाबा कराम भी तो हुकूमत में रहे, तो क्या उनको मुश्किलात नहीं आई? क्या लोगों ने उनको मतलब कि उन पर, यानी कि शहीद हुए हैं मैक्सिमम जो लोग, तो क्यों शहीद हुए हैं? इसका मतलब क्या होता है कि ये दुनिया को आखिरत तो नहीं है ना, यहाँ पर मुश्किलात कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। एक और चीज़ शाहजी यहाँ पे देखते हैं कि 76 ईयर हो चुकी है यहाँ पे हमें इस दुनिया में मार्ज वजूद में आए हुए। रब करीम की ये रहमत ही तो है, हम इसे लूट रहे हैं, हम इसे दोनों हाथों से लगे हुए हैं, बारी ले लेके हम लेके इसको लूट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये रब करीम की जो रहमत अभी तक यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे दरख्शां है, आबाद है। अमर अली ज़ेर साहब, इलेक्शंस के बारे में जब हम लोगों ने एक 8 फरवरी की जो यहाँ पे डेट्स जो दी गई हैं, आवाम का क्या रुझान देखते हैं इस बार? आवाम बिलीव करेंगे कि इलेक्शन होगा, लोग निकलेंगे वोट के ऊपर, फिर उनको यानी कि 7 फरवरी को आ जाए मुलतवी हो गए? जैसे मेजर साहब ने कहा ना जी कि ये एक प्रैक्टिस है, जस्ट प्रैक्टिस। जमहूरियत नाम है आज़ाद फ़िक्र का, आज़ाद सोच का और अपनी आज़ाद राय देने का। जब कदम कदम पे आपने पैरे बिठा दिए, लोगों के सोचने पे पैरे बिठा दिए, लोगों की राय पे पैरे बिठा दिए, लोगों की ज़बान पे पैरे बिठा दिए, किसी का कल नाम लेने पे पाबंदी थी, किसी का आज नाम लेने पे पाबंदी लगा दी, किसी को उनके, तो आप ये जस्ट एक प्रैक्टिस है। आप पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मन के मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान का इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, किसके हुक्म से जो है वो ये हुकूमती मामला चल रहे हैं, किसके हुक्म से? वज़ीर आज़म के? कभी भी नहीं। सदर पाकिस्तान के? कभी भी नहीं। तो कौन है वो? खलाई मखलूक नहीं, कौन है वो जिसके हुक्म से यहाँ पत्ता हिलता है और जिसके हुक्म से ज़िंदगी मिलती है? और अभी मैं मन के खौफ आता है। आप कहते हैं कि नौजवान ये करेंगे, नौजवान क्या करेंगे? नौजवानों के सामने एक ऐसा पाकिस्तान पेश किया गया है जहाँ सियासत करना जुर्म है। जब तक आप उस दर के ऊपर जाकर सजदा रेज नहीं होते
तब तक आप सियासत नहीं कर सकते। जब तक आप उस दर के ऊपर जाकर सजदा रेजी नहीं करते, आपको कहीं भी अमान नहीं मिलती। तो जब मैं कहता हूँ कि देखें, अगर आपके अंदर अखलाकी जरूरत है तो आप खुद पाकिस्तान को हैंडल करें। ठीक है भाई, ये सियासतदानों को बदनाम करने की जो रवश है और सियासतदानों को गंदा, अवाम में गंदा करने, एक पूरा एक प्लान तैयार किया जाता है कि सियासतदान बिल्कुल निकम्मे हैं। मैं आई विटनेस हूँ कि हमें 12 पार्टीज को बुलाया जाता है, वहाँ जो है वो पूरी ब्रीफिंग दी जाती है कि जनाब आप आइम्मा मसाजिद को तैयार करें कि वो हर जुमे के खुतबे में कम अज़ कम 6 मरतबा नवाज शरीफ और जरदारी को चोर कहें। आप हर ज़िले में जाएं, आइम्मा मसाजिद को बुलाएं कि जुमे के खुतबे में, हर जुमे के खुतबे में चोर कहें। किसको? आसिफ जरदारी को और नवाज शरीफ को कि इन्होंने ये कर दिया वो। और फिर उसी नवाज शरीफ को पूरे प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाया जाता है। अजाला तो कर रहे हैं, अजाला ही तो कर रहे हैं। ठीक है ना। बात ये है कि जब आपने किसी को अपनी आज़ादाना राय इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी, जब आपने किसी को, फिर इस प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत शानदार बात है जी। फिर आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लफ्ज हैं कि जो आपकी सोच में आ रहे हैं लेकिन आपके होठों तक नहीं पहुंच रहे। मैं तो बस उन लोगों की तर्जुमानी करना चाह रहा हूँ कि जिनको, अगर जैसे ज़ेब साहब ने कहा कि कोई रास्ता उनका रोका गया है, हमारा तो कोई रास्ता रोका नहीं गया। मैं अब सच्ची बात है, मैंने खुद कागजात जमा कराए हैं, मैंने हर पार्टी के देखे हैं कि जिसको 1% भी चांस था ना कि उसको कहीं से टिकट मिलेगा, तो उसने भी अपने कागज़ जमा कराए हैं। ये बात इलेक्शन, देखें इल्ज़ाम हमें नहीं लगाना चाहिए। इस वक्त जितने कागजात जमा हो चुके हैं, हर पार्टी के कैंडिडेट ने अपने कागजात जमा कराए हैं। किसी के तो फाड़े भी गए हैं जी। नहीं, ये वो सारा प्रोपेगेंडा है जो लिस्ट आ चुकी है। ये देखें, इस बात को माने। जी। बाकी हर दौर में नादीदा कुव्वतें होती हैं जो टारगेट बनाकर लोगों को रास्ता रोकती हैं। मैं उन लोगों के, उन कारकुनान के, उन लीडरान की तर्जमानी के लिए डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी साहब के 2 इशार आपको बताकर समझे कि अपनी पार्टी का भी पैगाम पहुँचाता हूँ। वो लिखते हैं कि ए जंगल के कानून गरो, जो चाहो बनाओ ताज़ीरे, तुम शौक से हम दीवानों को हर रोज़ लगाओ जंजीरें। तुम कब तक झूठ की रेत लिए पुश्ते ये आरजी बांधोगे, फिर शोर उठा है जिंदा में, फिर गूंज रही हैं तकबीरें। तुम अपने शीश महलों की अब खैर मनाओ ताजवरो, फिर शोर उठा है जिंदा में, फिर गूंज रही हैं तकरीरें। तो बात यह है कि सियासतदान अपने अंदर जान पैदा करें, एक दूसरे को तस्लीम करें और फिर हुकूमत करें, जीत जान कर आवाम की खिदमत में। शानदार बात। मैं आपका जो मैं पैगाम लेना चाहूँगा क्योंकि प्रोग्राम घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं। जो आवाम के नाम, जो आज का एक मुख्तसर सा कोड ऑफ वर्ड्स में उनको कोई अगर आप पैगाम देना चाहें तो। आवाम के नाम यही पैगाम है कि वोट आपकी मुकद्दस अमानत है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के माबैन हक और बातिल का मार था, हक और बातिल का झगड़ा था, कोई मन के इक़्तिदार का झगड़ा नहीं था। तो सच को सच समझकर, सच जानकर, ईमान और यकीन के साथ वोट करें। शानदार, शानदार जी। मुझे सब मैं ज़ेब साहब की बात को ज़रा वो करूँगा कि जैसे वो कह रहे थे ना कि क्योंकि मैं उस इदारे से मुंसलिक रहा हूँ 10-12 साल, तो मुझे वो पता है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि कुछ चीज़ों में ना हमारा जो ऊपर है सुप्रीम लीडर जो है वो इसलिए भी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि आप अगर सारी चीज़ें सिर्फ सियासतदान को दे दें ना, तो हमारे सियासतदान, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन वो उनमें इतना कैलिबर नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर थोड़ा सा अगर ऊपर वो अपर एज ना रखें ना, तो जितने हमारे सियासतदान हैं ना शरीफ लोग, वो इसकी यकीन करें इस मुल्क को। कहने की बात है कि वो आपको बैकअप दे रहे होते हैं, जहाँ पे आप गलत करते हैं तो वो आपको मैं बहुत ज़्यादा इजाज़त, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस लॉबीज़ के साथ। चलें, प्रोग्राम खत्म हो गया जी। नहीं इसमें मैं मज़ीद भी बात करता, लेकिन ज़बरदस्त आपका पैगाम के जिसको जो यहाँ पे राइट मिला है तो उसके मुताबिक रहे। शाह जी, आखिरी पैगाम। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हर पार्टी के कारकुन को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे की लीडरशिप का एहतराम करना चाहिए,
वोट के लिए आप सब एक दूसरे से मेहनत करें, एक दूसरे आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन दस्तों के गिरबान ना हो। आप एक दूसरे के मोहल्लेदार हैं और आपने रहना है, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार रहेंगे, बहन भाई हैं, रिश्ते हैं आपके, इनको खराब ना करें, इनको खराब ना करें। शानदार बात हमारे शाहजी ने आपके सामने रखी। जितने पैनलिस्ट हैं, मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो ये नतीजा है कि आवाम असल रब करीम के बाद जो ताकत होती है, आवाम की ताकत होती है किसी को चुनने में। अगर आवाम इसमें सिंसियर रहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 5 साल सुकून के साथ गुजार सकेंगे। लेकिन अगर आवाम ने यहाँ पे अगर कोई डंडी मारी, अगर आवाम ने यहाँ पे नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया, तो फिर 5 साल वो रोते रहेंगे, फिर वो किसी से शिकायत भी नहीं करेंगे। मोहम्मद जियाद बशीर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।